अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पर्म की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहेंगे। तो डायग्राम जो है वो मैंने पहले ही बना ली है। तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। स्पर्म जो है ये एक रिप्रोडक्टिव सेल है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद बाकी सेल्स की निस्बत हाफ होती है। इंसानों की अगर हम बात करें तो इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरी बॉडी को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अगला हिस्सा जो है ये इसका हेड कहलाता है, फिर उसके बाद इसकी नेक आ जाती है, फिर उसके बाद इसकी मेन बॉडी आ जाती है और फिर उसके बाद इसकी टेल आ जाती है। होता ये नॉर्मल सेल ही है, लेकिन इसके अंदर इसके फंक्शन के एतबार से इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। अगर हम इसके हेड की बात करें तो हेड जो है उसके वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर इसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर इसके क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम हेड के एंटीरियर सिरे की बात करेंगे जिसे आम तौर पर एक्रोसोम कहा जाता है। ये गोल्जी अपरेटस से जो है वो डेवलप होता है और ये एंटीरियर पोर्शन जो है वो हेड ऑफ स्पर्म का कहलाता है। इसके अंदर ख़ास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनमें म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, एसिड फॉस्फेटेजेस और प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिनकी मदद से ये एंजाइम्स की मदद से ये एग के अंदर, ओवम के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, उसको डाइजेस्ट करके उसकी सेल मेम्ब्रेन को उसके अंदर पेनिट्रेट करके एग को फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये जो एंटीरियर हिस्सा है ये इसका एक्रोसोम कहलाता है। उसके बाद हेड के अंदर फिर साइटोप्लाज्म है और एक कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस है। आम तौर पर हेड का जो साइज़ है वो लंबाई में अगर देखा जाए तो 3 से 5 माइक्रोन होता है। उसके बाद फिर पीछे अगर हम बात करें तो हेड के बिल्कुल बैक साइड पे इसका नेक रीजन आ जाता है। नेक रीजन जो है इसमें शुरू में ही एक नॉब आ जाती है, डिस्क शेप, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर एंड नॉब। तो ये ग्रीन कलर में यहाँ पर आपको शो हो रही है। और उसके साथ ही फिर एक और डिस्क है जिसे पोस्टीरियर एंड नॉब कहते हैं। ये जो डिस्क होती हैं, नॉब्स होती हैं, ये इसके हेड को उसकी बॉडी से जो है वो सेपरेट करते हैं और यहाँ से ही एक फिलामेंट निकलता है जिसे एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, जिसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इसकी मेन बॉडी आ जाती है। मेन बॉडी में भी साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा इसमें स्पिरल फिलामेंट जो आपको रेड कलर में यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें आमतौर पर इसके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द मोटिलिटी, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि यहाँ से ही एंटीरियर एंड नॉब और पोस्टीरियर एंड नॉब से एक फिलामेंट जो है वो निकलता है जिसे एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, जो आपको सेंटर में से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर फिर एंडोप्लाज्मिक लाइसोसोम तो नहीं, खैर सेंट्रियोल से बना हुआ एक डिस्क होती है जिसे एंड डिस्क कहा जाता है, जहाँ पर बॉडी का इख्तिताम हो जाता है और उसके बाद फिर इसकी टेल स्टार्ट हो जाती है। अब टेल जो है उसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक इसका मेजर यानी चीफ पीस ऑफ टेल है जो कि आमतौर पर 40 से 50 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है, जिसमें स्टिल आपको साइटोप्लाज्म भी नज़र आ रहा है और एक्सियल फिलामेंट जो है वो भी पैस करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर आखिर पे टर्मिनल पोर्शन ऑफ या टर्मिनल पीस ऑफ टेल आ जाता है, जहाँ पे ना साइटोप्लाज्म होता है और ना ही इसके अंदर एक्सियल फिलामेंट होता है। तो इस तरीके से हेड, नेक, बॉडी और टेल की मदद से ये पूरे का पूरा इसका स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद हम इसकी फिजियोलॉजी को देखेंगे कि स्पर्म जो हैं, अगर एक इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ कंडीशंस के अंदर स्पर्म्स जो हैं वो कम या ज़्यादा या एब्सेंट हो सकते हैं, तो उसके नतीजे में कौन सी
कंडीशन जो हैं वो जन्म ले सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें हम कंडीशन देखेंगे और फिर उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एज़ूस्पर्मिया। एज़ूस्पर्मिया जो है, इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ स्पर्म इन सीमन, सीमन के अंदर स्पर्म्स नहीं होते। ये कंडीशन कॉन्जेनिटल हो सकती है, यानी पैदाइशी तौर पर, या फिर स्टीरॉयड्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से या मेल हार्मोन एंड्रोजन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। और अगर ऐसी कंडीशन हो, इसमें आम तौर पर जो मेल होता है वो एग्स को फर्टिलाइज ज़ाहिर है कर ही नहीं सकता क्योंकि स्पर्म्स ही नहीं हैं, तो इनफर्टिलिटी का ये बायस बन जाता है। उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन आ जाती है ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया जो है, उसमें सीमन के अंदर स्पर्म का जो काउंट होता है वो कम होता है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि 1 ml के अंदर 20 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। तो अगर तादाद उनसे कम होगी तो ओलिगोजूस्पर्मिया हो जाएगा। ऐसी कंडीशन जो है, इसमें भी इनफर्टिलिटी के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तीसरी कंडीशन जो है वो है टेराटोजूस्पर्मिया। टेराटो लफ्ज़ निकला है टेराटोजन से, यानी बिगाड़ आ जाना, ख़राबी पैदा हो जाना। किसमें? मॉर्फोलॉजी में। ये स्पर्म की मॉर्फोलॉजी है, उसका हेड है, उसका नेक है, उसकी बॉडी है, उसकी टेल है। तो अगर इसकी बॉडी के किसी एक पार्ट में डिफेक्ट आ जाए तो वो जो स्पर्म है वो डिफेक्टिव कहलाएगा। और इसकी रीज़न्स मुख्तलिफ म्यूटेशंस हो सकती हैं, टेराटोजन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये स्पर्म जो हैं ये मैच्योर नहीं होते, दुरुस्त नहीं होते, और ये भी फर्टिलाइज़ करने की ताकत नहीं रखते, जो कि इनफर्टिलिटी का बायस बन सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्पर्म्स हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। अगली कंडीशन जो है उसे हम कहते हैं एस्पर्मिया। एस्पर्मिया में सीमन होती ही नहीं है। ज़ाहिर है अगर सीमन नहीं है तो उसके अंदर स्पर्म्स होने या ना होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऐसे मरीज़ों में, ऐसे लोगों में सीमन जो है वो बनता ही नहीं है। तो इसमें भी इनफर्टिलिटी डेफिनेटली जो है वो चांसेस हो जाएंगे। ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया में जो वॉल्यूम है सीमन का, जिसमें स्पर्म्स होते हैं, वो बहुत कम होता है। आम तौर पर 2 ml से लेकर 6 ml जो है वो सीमन होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, लेकिन 2 ml से कम होगी, 1 ml होगी, 0.5 ml होगी। तो ऐसी सूरत में भी चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। आखिरी कंडीशन है हीमेटोस्पर्मिया। हीमेटोस्पर्मिया उस कंडीशन को कहते हैं जब स्पर्म्स के अंदर, सीमन्स के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाए। रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं। तो जब ब्लड आएंगे स्पर्म्स के अंदर तो ये इस बात की अलामत है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है प्रोस्टेट के अंदर, सेमिनल वेसिकल के अंदर, गोनेड्स के अंदर, जिसके अंदर से ब्लीडिंग होकर उसके अंदर जो है ये स्पर्म्स आ रहे हैं, उनके अंदर ब्लड आ रहा है, और उसको फिर ट्रीट करना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम से सॉल्व किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।